उनका हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है 71 साल एक जैन आम जीवन जीता है। और जो जैन है, जो आज जैन पालन कर रहा है, जो सालों से पालन कर रहा है, WHO ने अभी पीछे वर्ल्ड हेल्थ समिट किया था, और वो वर्ल्ड हेल्थ समिट था इन कंजंक्शन विद ग्लोबल वार्मिंग। और तब उनका फाइनल सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद जो उन्होंने फाइनल कंक्लूजन दिया था, उस फाइनल कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, जो पिक एंड चूज कर रहा हूँ, कंक्लूजन बहुत बड़ा था। उसने बताया था कि अगर दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग खत्म करनी है तो पृथ्वी पर लोगों को जैन धर्म अपनाना पड़ेगा। ये बहुत आत्मिक होते हैं, इसलिए इनकी उम्र भी ज्यादा रहती है। और जैन क्यों इतने अमीर होते हैं, मेरी इच्छा है इसके ऊपर एक वीडियो देने के लिए यूट्यूब पे। देखना चाहेंगे? तो इसमें काफी सारे फैक्ट हैं। आपको बताएं कि 0.3% जैन है इंडिया में। अगर ये 3% हो गए तो यूएस और चाइना को पीछे छोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी चीज, ये वो समाज है जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है हमारे देश में। इसने कभी मुट्ठी भर भी मांगा नहीं, लेकिन दोनों हाथों से खुला सबसे बड़ा दान करता है। आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी। तो जैन के जो बच्चे हैं लोग शुरू से ही, अब वो क्या है, मारवाड़ियों की जैन में और जैन की मारवाड़ी में शादी होती है तो एक जैसे हो गए, नजदीक हो गए एक दूसरे के नेचर, बिहेवियर में, कल्चर में। तो इसलिए जो जैन माँ जो होती है वो अपने बच्चे को बोलती है 8वीं में छुट्टियों में गर्मियों की, बेटा जा पापा को टिफिन दे करके आ जा। जाता है, पापा को टिफिन दे के आता है। 9वीं में भी यही करता है। 10वीं में बोलती है बेटा पापा को टिफिन दे के वापस मत आ, पापा को बोल आप खाना खा लो, मैं बैठा हूँ, फिर टिफिन वापस ले जाऊंगा। जब 12वीं में आता तो बोलती है बेटा पापा को ऐसा कर, टिफिन दे दे, उन्हें बोल खाना खा के वहीं 2 घंटा आराम कर ले, उतनी देर तू बैठ जा। जब ग्रेजुएशन में आता तो माँ बोलती है बेटा तू एक काम पर टिफिन देने मत जा, पापा को घर भेज दे, वो घर पे टिफिन खा लेंगे, थोड़ी देर तू जा करके बैठ जा। और ग्रेजुएशन जब खत्म होती है तो जैन माँ बोलती है बेटा अब तू ही वो दुकान संभाल, क्योंकि पापा नई दुकान खोलने चले गए हैं। डिफरेंट वे ऑफ बिल्डिंग द सक्सेशन ऐसा रहता है परिवार के अंदर। एनीवे, जैन समाज में चर्चा बाद में करेंगे। आपका बढ़िया भाई साहब, ले लिया पूरा। धन्यवाद। रिकॉर्ड कर रहा है, ले लिया। जी बोलिए। खुद की केस स्टडी मुझे ले लिया, मुझे ले लिए। तो सर सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। आप कहाँ से आए हो? सर दिल्ली से। दिल्ली से। क्या कंपनी है आपकी? सर मैं खुद का रिटेल चेन चलाता हूँ। बड़ा गड़बड़ कर दिया, मुझे लगा ब्रिटानिया से आए, बैठ जाओ आप। कोई बात नहीं, जो कि वो आपकी था। तो सर मैं ब्रिटानिया का धंधा चलाता हूँ यहाँ पर। अब सर यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पूछिए। सबसे पहले सर आप क्या मुझे ये बता सकते हैं जो गुड्डे के बिस्कुट हैं इसकी कितने लोग लगभग कितनी सेल आ जाती है आपके पास हर महीने, कितने यूनिट बिक जाते हैं? हमने गुड्डे का बिस्किट एक भी रखा नहीं है, इसलिए 0 बिकते हैं। हमारे यहाँ प्रिया गोल्ड लिखा है। प्रिया गोल्ड के फ्रूट कितने बिक जाते हैं आपके? प्रिया गोल्ड का अच्छा बिकता है। मैं अडप्शन में बोल देता हूँ आपको, 1000 पैकेट बिकता है रोज का। 1000 आपका रोज का बिकता है। कितने लोग आपके? समझ 1000 महीने का बिकता है। 1000 महीने का। कितने लोग आपके शोरूम के अंदर आते हैं हर महीने? हमारे आउटलेट में कितने लोग आते हैं? शॉपिंग करने, मतलब जो ग्राहक है हो सकते हैं एक फैमिली के अंदर 4 लोग आ रहे हैं, फैमिली मतलब ट्रांजेक्शन एक ही है। तो अब क्या कहते हैं आपके सब कह रहे हैं कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है? हाँ। महीने की। ठीक है, 5 लाख ट्रांजैक्शन हो रही है महीने की। 5 लाख ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब आपका ये क्या कहते हैं 1% के आसपास भी नहीं बैठ रहा। ओके। अब मान लीजिए सर जो क्या कहते हैं ब्रिटानिया का बिस्कुट है, ऑलरेडी इसकी मार्केट में पकड़ है। हाँ। आपको ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मार्केट में पकड़ है, हर कोई बच्चा जानता है। यहाँ पर आपके क्या कहते हैं सिर्फ 1000 आ रहे थे और 50 रुपये आपको 20 बच रहा था, क्योंकि 100 रुपये का है और आपको आधे दाम पे दे रहा हूँ, 50 रुपये 20 बच रहा है आपको। हाँ। तो 50 रुपये के हिसाब से आपको 50,000 रुपये आपका इसका महीने में प्रॉफिट हो रहे हैं। मेरा इसके कम से कम अगर आपके 5 लाख आते हैं तो 20% मेरे इसके ग्राहक है, इतना मेरा मार्केट के अंदर पकड़ है। अब एक बात बताइए कि अगर आपके 5 लाख आए, उसमें से 1 लाख ने मेरा खरीद लिया, 20 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। अब एक बात बताइए कि 1 लाख में 1 लाख को गुना करेंगे 20 से तो कितना होगा? तो आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्चुअली मैं समझा देता हूँ उसको आसान भाषा में। इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर। इसको बोलते हैं पर स्क्वायर फीट ट्रांजैक्शन की तरफ लेके जाना चाहिए आपको इसको। रिटेल में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की है? शेल्फ स्पेस की। लाउडली गाइस, किसकी है? शेल्फ स्पेस की। शेल्फ स्पेस बिकता है वहां पे।
और महंगा पड़ता है शेयर स्पेस। तो पर स्क्वायर फीट ट्रांजैक्शन को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आधा की लाइन बाई तरफ जोर से बोलिए, बाई तरफ तो प्रिया गोल्ड, दाईं तरफ ब्रिटानिया। प्रिया गोल्ड का 1000 पैकेट बिकता है महीने में, इसका 10,000 पैकेट बिकता है महीने में। इसमें 1000 पैकेट 100 रुपए का, यानी कि आपका 1 लाख रुपया लगा। इसमें भी 1000 पैकेट ही आएगा 100 रुपए का, यानी कि यहाँ भी आपका 1 ही लाख लगा। लेकिन ये 1 लाख महीने में 1 बार बिका और ये 1 लाख महीने में 10 बार बिका, यानी कि बिका वापस आया, बिका वापस आया, ये 10 बार बिका। ये 1 लाख 1 बार बिका, यानी कि इस मेरे शेयर स्पेस पे 10 लाख रुपए की सेल हो गई और इस शेयर स्पेस पे 1 लाख रुपए की सेल हो गई। इसमें महीने में 1 लाख में आपको 50,000 रुपया बच के मिला और इसमें 10 लाख का 20% यानी कि 2 लाख रुपया मिला। तो यानी कि वही 1 लाख रुपया लगा करके आपका 4 गुना ज्यादा ROI यहाँ आ रहा है। उस 1 लाख पे आप यहाँ 50,000 बचा रहे हैं, यहाँ 2 लाख बचा रहे हैं। इसीलिए ब्रिटानिया आपके लिए फायदे का सौदा है। क्या बात समझ में आई? My unique feature, your unique benefit, क्वांटिफिकेशन ऑफ quantification of value creation। इसमें हाँ, मैंने आपको MI और ओप्पो या जोनी के साथ एग्जाम्पल दिया था, बिल्कुल ठीक वही सिमिलर एग्जाम्पल है। आधा मिला क्वांटिफिकेशन। और आपका मोबाइल रिटेलर हो, आप स्टूडेंट हैं बट गुड मेमोरी, क्या नाम है आपका? अरमान, MD अरमान, मोहम्मद अरमान। बहुत बधाई, ताली बजाई इनके लिए, मोहम्मद अरमान के लिए, धन्यवाद। ऐसे मैं आपको टाइको और टोयोटा की केस स्टडी दे देता हूँ। टाइको टोयोटा का वेंडर था, गाड़ी बनाने में हेडलाइट का एक कंपोनेंट देता था। टोयोटा गाड़ियां बना रहा है। अब ऐसे OEM बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा मार्जिन 2% का होता है। किसी के हाथ में माइक है, प्लीज ले लीजिए। आई वांट टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट केस स्टडी। 2% मार्जिन होता है OEM में, यानी कि मैं अगर सुब्रोज हूँ, एयर कंडीशनिंग बना रहा हूँ मारुति के लिए, मैं Fiat हूँ, टायर बना रहा हूँ, मैं स्टेयरिंग बनाने वाला सोना कोई स्टेयरिंग कंपनी हूँ, मैं भारत गियर हूँ, मैं क्लच ऑटो हूँ, मैं मेरा ऐसा कोई भी कंपनी है जो इस समय असाही ग्लास इंडिया हूँ, मैं OEM हूँ जो बना करके दे रहा हूँ गाड़ी की कंपनी जो उसको असेंबल करती है। तो इसमें बड़े फिक्स लिमिटेड 2-3% मार्जिन पर काम करते हैं, क्योंकि टर्नओवर ज्यादा होता है इसलिए काम चल जाता है। ये नहीं कि 100 आइटम बिकेंगे, जितनी गाड़ियां बनेंगी उसे मेरा ही आइटम लगने वाला है। तो इसलिए मेरे को फिक्स प्लांट उनके लिए बन जाता है। एक बार इन्वेस्टमेंट होती है, रोज हमारी चलती रहती है मारुति के साथ साथ। मारुति का प्लांट जब बंद हुआ था मानेसर में 2012-13 में, तो ये सारे OEM भी साथ में बंद हुए थे। सारे टियर 1 वेंडर कौन है? जो AC बना रहा है, या टियर 1 वेंडर जो दरवाजा बना के दे रहा है, उसके पीछे कौन है? टियर 2 वेंडर जो लोहे की शीट बना के दे रहा है, उसके पीछे कौन है? टियर 3 वेंडर जो उसके पीछे नट पेचकस आपके पेच बना करके दे रहा है, ये टियर 3 वेंडर। तो मारुति से लेकर टियर 1, टियर 2, टियर 3 सारे पहुंच जाते हैं। ये होता है वैल्यू चेन। हाथ आगे लाइक क्या होता है? वैल्यू चेन। मैं आपको ब्रिटानिया में भी ऐसी वैल्यू चेन में जा सकता था मैं, है ना? ऐसे ही आपको HDFC में भी वैल्यू चेन में जा सकते हैं। कस्टमर का कस्टमर, उसके कस्टमर का कस्टमर, और फिर बाद में फाइनली आप देखो कस्टमर के कस्टमर का कॉम्पिटिटर, उसको यहाँ समझते हैं। टाइको ने क्या किया? 2% का मार्जिन बढ़ेगा नहीं, धंधा वैसे ही चलेगा, OEM का धंधा है। इन्होंने कहा कि सर मैं आपके साथ कुछ इनोवेशन से पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। टोयोटा अग्री किया। बोला क्या करना चाहोगे? बोला मैं आपकी हर असेंबली लाइन पे अपने 2 आदमी रखना चाहता हूँ जो मेरे लिए इनोवेशन इंजीनियरिंग पे काम करेंगे साथ में। टोयोटा ने अग्री किया। ये लोग असेंबली लाइन पर आए। 6 महीने की रिसर्च के बाद इन्होंने बोला कि सर इसमें हम एक नया इनोवेशन लाना चाहते हैं जो भी किसी के पास नहीं। वो हेडलाइट का एक इनोवेशन था कि आपको, क्योंकि वहाँ समुद्र के नजदीक जापान, तो वहाँ पे समुद्र के कारण हवा में कुछ ऐसी समस्याएं कई बार आती हैं, कुछ इस प्रकार के स्टॉर्म रहते हैं जिससे विजिबिलिटी कम होती है। और बोला ये हेडलाइट में अगर चेंज ला देंगे तो दूर तक आदमी को साफ दिखेगा, जिसके कारण उसकी ड्राइविंग प्लेजर, उसकी सेफ्टी बढ़ती है। टोयोटा ने अग्री किया, ठीक है हम ये कर देंगे। उन्होंने बोला सर लेकिन ये करने के लिए मैं आपसे इस प्रोडक्ट पे मार्जिन 2 की जगह 6% चार्ज करूंगा। टोयोटा ने मना कर दिया, 2% देंगे नहीं तो किसी और से बनवा लेंगे। बोले सर लेकिन मैं 2% इससे 6 इसीलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि इसके कारण बाजार के अंदर आपका मार्केट शेयर और रेवेन्यू 30% बढ़ जाएगा। आज से जहाँ पे आप खड़े हो केवल इसी एक और टोयोटा नहीं माना, बोला हम करके दिखाते हैं। आधा के लिए कैसे करोगे? कैसे करोगे? और कैसे करोगे? अब टोयोटा का कस्टमर कौन है? जो गाड़ी चलाते हैं। यू विद मी लाउडली? यस सर। नो। टोयोटा का कस्टमर कौन है? डीलर जो गाड़ी बेचता है। यस सर। डीलर का कस्टमर कौन है? बायर जो गाड़ी खरीदता है। बायर का कस्टमर कौन है? ड्राइवर जो गाड़ी
चलाता है। चला, अभी समझ में आया? वैल्यू चेन क्लियर हुआ? तो इसने वैल्यू चेन में क्या किया, अपने इसने वहां पे 3 बड़े कॉम्पिटिटर उठाए, फर्ज करते हैं होंडा और सुजुकी या कोई और। इसने वहां 3 कॉम्पिटिटर उठाए और उठाने के बाद उनकी मार्केट में क्या किया, मैंने आपको क्या बताया था, स्टारबक्स क्या करता है, मिस्ट्री शॉपिंग। क्या करता है? मिस्ट्री शॉपिंग से उनकी सेल्स की स्क्रिप्ट निकाली, उनकी सेल्स की ट्रेनिंग की स्क्रिप्ट निकाली, उसके बाद फिर अपनी निकाली। अपने लोगों को ट्रेन किया कि मार्केट में आपको एक ऐसा ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है, जब कस्टमर घूमता है तो 4 ब्रांड के पास जाएगा इस प्राइस सेगमेंट में, 4 ब्रांड के पास जाएगा, उसको एक 3 सवाल दे दो और उसको बोलो कि अगर ये चारों ब्रांड में से कोई भी आपको ये गाड़ी दे देगा तो मैं आपको गाड़ी में 20% डिस्काउंट दे दूंगा, कोई भी ये फीचर नहीं दे सकता। और वो सामने वाला ज्यादा बोले तो बोलना उसको चैलेंज कर दो कि मैं लिख के दे देता हूँ, आपको गाड़ी फ्री में दे दूंगा। ये फीचर सबसे ज्यादा जरूरी है और ये पूरे देश में किसी के पास नहीं। कस्टमर आता था टोयोटा में, उसके बाद पूरे बाजार में घूमता था, पूरे टोक्यो में घूमता था, 10 डीलर 15 डीलर के पास जाता था, उनको बोलता था कि आपके पास ये फीचर है, फीचर है, फीचर है। लोग मना करते थे। वो टोयोटा के पास वापस आता है, उसको बोलते हैं लैंडमाइन अप्रोच। गिव मी अ हैंड आउट, कम ऑन, क्या बोलते हैं? लैंडमाइन। मान ले एक लैंडमाइन बना दी। लैंडमाइन क्या होती है? छुपी हुई बारूद की सुरंग, यानी कि जमीन के नीचे बारूद डाल दिया और कब फटेगा पता नहीं चलता है। और उन्होंने क्या किया, ऊपर से कुछ नहीं बोला, उसके दिमाग में बारूद डाल दिया, जो बाजू वाले के कॉम्पिटिटर के आउटलेट पे जाकर के उसके जो शोरूम होता है वहां जाके फट जाता था। फिर ये कस्टमर वापस आता था, इससे गाड़ी देता। और टोयोटा को उसने प्रूव करके दिखाया कि मेरे कारण आपकी सेल्स, आपका रेवेन्यू, आपका मार्केट शेयर यहाँ पे हम 30% बढ़ा रहे हैं करंट बेस से, और उसके कारण 2% से मार्जिन उसने 6% कर दिया। अगर आपको ये क्वांटिफाई करके वैल्यू चेन में घुस करके अगले का बेनिफिट निकाला, अगर डीलर को फायदा हो रहा है डाबर से, वो जूस ज्यादा लेगा, रिटेलर को फायदा हो रहा है डाबर से, वो डिस्ट्रीब्यूटर से जूस ज्यादा लेगा, अगर कंज्यूमर को फायदा हो रहा है डाबर से, वो रिटेलर से जूस ज्यादा लेगा। तो कंज्यूमर की बर्निंग प्रॉब्लम लिखो, रिटेलर की बर्निंग प्रॉब्लम लिखो, डिस्ट्रीब्यूटर की बर्निंग प्रॉब्लम लिखो, डाबर की प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो गई। अगर मेरी बात समझ आती है तो अब आप ताली बजा सकते हैं। माल दो, पैसा लो, ये सब कॉन्सेप्ट बंद है, ये नॉनसेंस है भैया, ये नॉनसेंस है। वैल्यू चेन में घुसो और फिर उसके बाद आपके लिए स्टेप क्या होना चाहिए, आप कागज पे लिखना शुरू करो। लिखो, मैं अगर ये माल बेचता हूँ तो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर की 5 प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके आगे लिखो मेरे रिटेलर की 5 प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके आगे लिखो मेरे कंज्यूमर की 5 प्रॉब्लम क्या है, मेरे बायर की 5 प्रॉब्लम क्या है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे कुछ IBC हैं, वो K12 का प्रोडक्ट बेचते हैं, सबसे बड़ा बिजनेस जूनियर, तो उसको क्या लिखना है, फादर की 5 प्रॉब्लम क्या है, मदर की 5 प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट की 5 प्रॉब्लम क्या है, टीचर की 5 प्रॉब्लम क्या है। उसको अपने वैल्यू चेन के अंदर इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, बायर, डिसाइडर, कंज्यूमर सबकी प्रॉब्लम जब लिखेगा और उसके बाद जब सेल्स की स्क्रिप्ट बनाएगा तो गेम चेंज होगा। मेरी बात समझ आ रही लाउडली? पर प्रॉब्लम क्या आता है, आदमी क्या है, मेरा प्रोडक्ट मैं, मेरा प्रोडक्ट मैं, मेरा प्रोडक्ट मैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। बस यही प्रिंसिपल है भगवद गीता का कि अहंकारी व्यक्ति को बाद में दोष नहीं मिलेगा। ओके, तो मैंने आपको कई केस स्टडीज बताई। ऐसे ही डुपॉन्ट अपना केमिकल बेचता है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल को प्रॉक्टर एंड गैम्बल अपना माल बेचता है, रिलायंस फ्रेश अपना माल बेचता है कंज्यूमर को। आपको यह देखना है कि कंज्यूमर की जिंदगी में डुपॉन्ट के कारण क्या फायदा है, रिलायंस फ्रेश और प्रॉक्टर एंड गैम्बल तो मेरे पास अपने आप आ जाएगा। तो ये वैल्यू चेन को समझना जरूरी है। आपके पूरे उसमें इकोसिस्टम में और कौन कौन से स्टेक होल्डर है, पर अपना क्या है, हाथ आगे लाइए, करते क्यों नहीं, करते क्यों बाजू वाले हाथ मिलाइए, बोला आप ऐसे क्यों नहीं करते, ऐसा ही चलता है, क्यों नहीं करते, बाजार में ऐसा ही चलता है, तो कड़ा दोगे, क्यों नहीं करते, नहीं करते, हाथ आगे लाइए, क्योंकि बाजार में ऐसे ही चलता है, बाजार में ऐसा ही चलता है। अब फिर हाथ आगे लाइए, बोले इसको बोलते हैं ढक्कन, लाउडली क्या बोलते हैं, दैट्स माय एंटायर पॉइंट, इसको ढक्कन बोलते हैं। यू गॉट टू रिमूव दैट और आपको चैलेंज करना है। तो मैं आपको फ्रेमवर्क दूंगा, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने हैं इनको। इज दैट ओके? यस। अच्छा, पता है क्या है, आपको तो मालूम ही है कि जैसे ही जिम का कोच जो होता है वो भागना शुरू करता है तो आपका वजन कम हो जाता है। यस नो? खुद भागना पड़ता है, ठीक है, मैं भूल गया था, खुद भागना। ऐसे ही आपको पता है पंडित जी आपके लिए माला करते हैं, सारे पुण्य आपको मिल जाते हैं। यस नो? Would you agree with me? आपको पंडित जी से सपोर्ट मिल सकता है, आपको कोच से सपोर्ट मिल सकता है, पर अल्टीमेटली अपना जहाज तो खुद ही उड़ाना पड़ेगा। Would you agree with me? Yes. हाँ जी, तो परिवर्तन कौन लाएगा? कब लाएंगे? आज। थैंक्स। तो ऐसे ही
आप जब B2B सेल्स करते हो, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। वो चेयरमैन के नीचे CXO या वाइस प्रेसिडेंट, उनके नीचे जनरल मैनेजर्स, उनके नीचे मैनेजर्स, उनके नीचे वर्कर, ये गलत स्ट्रक्चर है, ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो सब उल्टा पुल्टा होता है और आपको नहीं पता कि एक्चुअली रियल पावर है किसके पास। आप परचेज मैनेजर के साथ लगे रह जाते हो। किसके साथ लगे रह जाते हो? आप परचेज मैनेजर के साथ लगे रह जाते हो। आपको जाके ढूंढना है अंदर रियल पावर है किसके हाथ में, वो आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बायर कौन है और फिर जाके उसको इन्फ्लुएंस करना है। आगे चलते हैं। कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यही आपके लिए फाउंडेशन होनी चाहिए। आता कि नहीं, कैसे आता है? अभी तो बताया था, कौन बताएगा कैसे आता है? कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहाँ होता है, कहाँ सोचना है, कौन बताएगा? Okay, can you all stand up for a minute, guys? Yeah, can you stand up for a minute? Thank you. Yes. हाथ आगे लगे, कहाँ होता है? दाएं पाँव आगे लगे, दाएं हाथ आगे लगे। बोलिए मेरा कस्टमर कमाता कहाँ है? कमाता कहाँ है? कमाता कहाँ है? 250 भगवान